हेलो। सेवन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है अभी क्षेत्र और साम्राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे नए राज्य उभर कर सामने आए, कब से कैसे, कहाँ कहाँ किस किस का शासन था। तो चोल साम्राज्य लेसन 2 में बताया जाएगा। तुगलक अध्याय 3 में बताया जाएगा। मुगल सम्राटों के बारे में चैप्टर नंबर 4 में बताया जाएगा। जैसे जो इन जैसे चैप्टर में जिसका वर्णन किया गया है वो बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, यानी बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। यानी इनके अंतर्गत बड़े बड़े जो राज्य थे इनके अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे राज्य आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका राज्य 1266 से 1287 तक रहा, जिसका राज रहा, की प्रशंसा में, उसकी बड़ाई में एक संस्कृत में प्रशस्ति पत्र लिखा गया है। यानी पहले संस्कृत भाषा होती थी, हमारे यहाँ लिखने वाले संस्कृत के ज्ञानी पंडित होते थे, और वो किसी राजा की या किसी शासक की जब बड़ाई करते थे संस्कृत में ही लिखते थे। तो प्रशंसा में लेख लिखा गया है, उसके लिए हमें चैप्टर नंबर 2 देखना पड़ेगा। उस लेख में क्या बताया गया है कि विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल अर्थात गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक उसका राज फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक उसका शासन फैला हुआ था, और जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था, जिसमें सारा का सारा दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सारे आ जाते थे। गोंड अंदर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, क्या एक मिनट को भी, उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी जो ये अभी बताए गए हैं कौन कौन से, गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग, यानी ये जो इन स्थानों के जो लोग थे उसकी सेना के आगे भाग जाते थे। किसकी सेना के आगे? गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे वो डटा नहीं करते, उसके आगे, क्योंकि वो ताकतवर था, उससे डरकर भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी आज के जो, उस टाइम के जो इतिहासकार थे वो इस प्रशस्ति पत्र में लिखी गई बातों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है हिंदी के अंदर। इसमें कहा गया है किसी भी बात को जब हम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या लिखते हैं या कहते हैं किसी से, तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं, यानी लिमिट से ज़्यादा बढ़ाई करना। तो ऐसा ही उस टाइम के विद्वानों ने किया है ये प्रशस्ति लिखते समय। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते कि शासक इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते हैं। यानी ये बात समझने में लगे रहते कि शासक इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सन 700 तक कई क्षेत्रों के लोग अपने अपने भौगोलिक आयाम तय, कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। यानी 700 ईस्वी तक कई जो क्षेत्र थे उनकी भौगोलिक दशाएं स्पष्ट हो चुकी थी, और वे उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। यानी ये जो क्षेत्र थे विशेष राजाओं से जुड़ गए थे, राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट तो चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे।
यानी ये जो चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश दिखाए गए हैं, ये एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से शिथिल या सफल नहीं हो सकते थे। यानी सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए सफल होना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 की टेबल 1 की कंपैरिजन करेंगे। खलजी और मुगल वंश के शासक कितने कितने अवधि तक दिल्ली में रहे, ये जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के समय पर, यानी 18वीं शताब्दी मुगल वंश का पतन स्टार्ट हो चुका था। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। यानी जो काफी लंबे समय से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था, उनकी जो क्षेत्रों की सिचुएशन है, नेचर है, अब बदल गई थी। वहाँ पर छोटे और बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर जो फैले हुए क्षेत्र थे, इनको विरासत में मिली थी। अर्थात इनके आगे जो पूर्वज आ रहे थे, उनसे विरासत मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में से एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक जैसी लगती थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती। यानी ये जो परंपराएं हमें किस चीज़ के बारे में, प्रशासनिक शासन कैसे चलता था, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे किया जाता था, और संस्कृति जो हमारी थी वो बहुत उच्च विचारों वाली थी, उसके बारे में और भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ से पता चलता है। 700 से लेकर 1750 के बीच हजार अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा। तो आज इसी टॉपिक तक करेंगे हम। बीच में थोड़ा बहुत बच रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या था ये, जैसे ये दिखा रखा है भाषा और क्षेत्र। 1318 में अमीर खुसरो कवि था, उसने क्या लिखा है अभी, हर देश के क्षेत्र की भाषा अलग है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये कर्नाटक में बोली जाती है, दक्षिणी कर्नाटक में। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महबारी मैबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास। तो ये याद करना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती थी। यहाँ से अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के अलावा एक भाषा और बोली जाती थी, इसको हम संस्कृत बोलते हैं, और ये भाषा किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। ये एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण लोग ही जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी, क्योंकि आम जनता को ये भाषा नहीं सिखाई जाती थी। अमीर खुसरो द्वारा ऊपर जो लिखी गई भाषा है उनकी एक लिस्ट बनाइए, आपको बनानी है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये कौन कौन सी भाषा किस किस जगह बोली जाती है उसको नोट करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है। और एक और पॉइंट है इसमें समझने का, ये जो मानचित्र 3 दिखा रखा है, यहाँ पर मानचित्र 3 दिखा रखा है, ये कुछ नंबर रोमन में लिख रखे हैं यहाँ पर। इसमें क्या दिखाया गया है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक का जो राज्यकाल था उसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले प्रांत, यानी मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल था उसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से राज्य आते थे उसका वर्णन किया गया है। ये नंबर 1 से लेकर ये यहाँ पर कितना है 24, 1 to 24 राज्य लिख रखे हैं, जिसमें हरियाणा से हांसी भी है, ठीक है। 4 नंबर पे कलानौर है। कलानौर ये अपना वाला कलानौर नहीं है, ये दूसरा कलानौर है जो कि पाकिस्तान में है,
ठीक है भाई। अपना वाला नज़दीक यहाँ पर सिर्फ हाँसी है 9 नंबर पे, दिल्ली है, और सारे ये दूसरे स्टेट के हैं। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पुराने और नए धर्म। इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स, बी हैप्पी, डू योर होमवर्क प्रॉपरली। थैंक्स।